परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है, यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं तुम लोग को बताऊंगा कि एक तरफ अंग्रेजी सेना, दूसरी तरफ मराठा सेना कैसे आमने सामने, दोनों आमने सामने खड़े हैं और एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि मराठा बोल रहा है कि जो मराठा स्वप्न देख रहा था कि मराठा साम्राज्य स्वप्न देख रहा था कि नहीं, मैं अब पूरे भारत को कंट्रोल करूंगा, लेकिन आज एक विदेशी कंपनी, एक विदेशी सेना और आखिर मराठा सेना के समक्ष खड़ा हो गई है और मराठा सेना उसके सामने हारने के कगार पे है, क्योंकि मराठा सेना के पास उतने आधुनिक हथियार नहीं है। मराठा सेना के पास उतने अच्छे सैनिक योग्यता वाले नहीं है। मराठा सेना के पास प्रशिक्षित सेना की कमी है। एक तरफ मराठा जो एक 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में एक विदेशी आक्रांता, एक विदेशी लुटेरा से हार जाता है, अहमद शाह अब्दाली से हार जाता है। क्या वह मराठा अपने एम्पायर को बचा पाएगा? क्या वह मराठा इस अंग्रेजी सेना को हरा पाएगा, जो अंग्रेजी सेना पुर्तगालियों को हरा चुके हैं, जो अंग्रेजी सेना डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पीट चुका है, जो अंग्रेजी सेना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पीट चुका है, जो अंग्रेजी सेना एक तरफ बंगाल विजय कर चुका है, जो अंग्रेजी सेना दूसरी तरफ मैसूर विजय कर चुका है? क्या यह मराठा इस अंग्रेजी सेना को चुनौती देने में सफल हो पाएंगे? तमाम चीज आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एक तरफ जो शिवाजी का एम्पायर है, शिवाजी का साम्राज्य है, उसके शिवाजी के साम्राज्य, जो शिवाजी के महान शिवाजी के साम्राज्य को बनाया गया पेशवा का पद, आज पेशवा, एक तरफ पेशवा, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आधुनिक हथियार से लैस है, उनके पास आज के समय के सबसे अच्छे, सबसे आधुनिक हथियार उनके पास है। तो आज देखना है कि युद्ध की पृष्ठभूमि क्या होती है। अंग्रेजों का था कि नहीं, अब तो हमको मराठाओं पे हमला करके मराठा को कंट्रोल करना है। कल की क्लास में मैंने तुमको बताया था कि किस प्रकार शिवाजी के बाद से उनके छत्रपति की शक्ति कमजोर होती है और पेशवाओं की शक्ति बढ़ती है। पेशवा मतलब मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य में एक अष्ट प्रधान नाम का पद होता था, अष्ट प्रधान, उसमें जो पेशवा कहा जाता था, पेशवा वहाँ के प्रधानमंत्री थे, बहुत पावरफुल लोगों का पद था। तो देखो 1772 की बात है, 1772 एक पेशवा थे माधवराव प्रथम, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब इनकी हुई, पेशवा की मृत्यु हुई, तो फिर इनके बाद इनके पुत्र को बनाने का प्रयास किया जाता है नारायण राव, और नारायण राव को 1772 से लेकर 1773 तक एक गद्दी पर रहते हैं, क्योंकि नारायण राव जो पेशवा बनते हैं तो इन्हीं का एक कलीग था, मतलब इन्हीं के बराबरी का था। जैसे तुम हो और तुम्हारा दोस्त, अगर तुम उस लायक हो कि गद्दी पर तुम बैठ सको, लेकिन तुमको गद्दी ना देकर तुम्हारे दोस्त को गद्दी दे दिया जाता है, तो तुमको कैसा लगेगा? वैसे ही नारायण राव को पेशवा बनाया गया, तो नारायण राव को मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया गया। तो एक थे रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव को मिर्ची लग गया कि नहीं, ये मराठाओं को, जो नारायण को पेशवा बना दिया गया, हमको पेशवा नहीं बनाएगा, मैं पेशवा बनूंगा। और नारायण राव के जो कूटनीति था, षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र के चक्कर में फंसकर इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इनकी हत्या कर दी जाती है। नारायण राव की हत्या कर दी जाती है। इनके बाद नारायण राव की हत्या करने के बाद कौन हत्या कराता है? तो रघुनाथ राव ने नारायण राव को क्यों मारा? तो गद्दी के लिए मारा। कौन सी गद्दी? पेशवा की गद्दी, प्रधानमंत्री की गद्दी। बात समझो। अब देखो, अब तो नारायण राव की मृत्यु हो जाती है। अब रघुनाथ राव आगे खड़े होते हैं, बोलते हैं सबके सामने, छत्रपति के सामने, कि नहीं, उस टाइम जो सबसे पावरफुल छत्रपति के रूप में नाना फडणवीस थे, उनको बनाया गया था। फडणवीस साहब थे, नाना साहब थे, बहुत पावरफुल थे। तो उनको कहा गया कि देखिए, आज जो सरदार लोग थे सबके सामने आकर, और 73 के बाद से आकर रघुनाथ राव कहते हैं कि नहीं, अब मैं पेशवा मैं बनूंगा। और इन्होंने सबसे ज्यादा पुरजोर तरीका से दावा किया कि पेशवा का पद मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि नारायण के बाद तो मैं ही हूं पेशवा बनने लायक, और कोई है नहीं। लेकिन नाना फडणवीस और जितने भी सरदार थे, मराठा सरदार, सब लोगों ने मिलजुल कर इनके बात को खारिज कर दिया। नहीं, कहा कि नहीं, तुम एक हत्यारा हो, तुम उस लायक नहीं हो, तुम एक षड्यंत्रकारी हो, तुम्हारे संरक्षण में हमारा राज्य विघटित हो जाएगा, तुम पे हमको भरोसा नहीं है। अंग्रेजों ने यहाँ पे जो नाना फडणवीस थे और जो भी मराठा साम्राज्य थे, स्पष्ट रूप से सरदार थे, बोल दिया कि नहीं, तुमको हम गद्दी नहीं देंगे, तुमको जो करना है कर लो।
उसके बाद से इनको पेशवा का पद नहीं मिलता है। अब इसके बाद से जो नारायण राव थे, इनके एक बेटा था, बहुत छोटा था, अभी वो नाबालिग था, उसको गद्दी पर बैठाया जाता है। और नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों का विरोध होता है और उत्तराधिकार का विवाद और अंग्रेजों की हस्तक्षेप का मतलब इनका जो बेटा था उसको गद्दी पर बैठा दिया गया। अब कहा गया कि नहीं अब लेकिन नारायण राव को बात खटक गया। नारायण राव सोचने लगे कि देखो, नारायण राव नहीं, रघुनाथ राव, नारायण राव तो यहाँ पे मारे गए हैं। नारायण राव को किसने मारा? रघुनाथ राव ने। तो देखो रघुनाथ राव सोच रहे हैं कि कौन सी बात हुई, गद्दी मुझे मिलना चाहिए था लेकिन एक नाबालिग बेटे को दे दिया गया। इसका मतलब यही है ना पैट्रियार्की, कि उसका पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बच्चे को दे दिया गया गद्दी। हमारे साथ ये नाइंसाफी हुआ है, इस नाइंसाफी को हम छोड़ेंगे नहीं, हम बख्शेंगे नहीं, ऐसे सोच रहे थे। कौन सोच रहे थे? रघुनाथ राव सोच रहे थे। और रघुनाथ राव फ्रस्ट्रेशन में आ गए कि नहीं, अब तो हमारे साथ गलत हुआ है, हम छोड़ने वाले नहीं है। तो रघुनाथ राव कहाँ चले गए? अंग्रेजों के पास चले गए। अंग्रेज तो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे घर में फूट कब पड़ता है। पड़ोसी क्या होता है? जो आसपास के तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे पड़ोसी है, जो तुम्हारे प्रगति से, जो तुम्हारे विकास से, जो तुम्हें देख कर जलते हैं, तो क्या सोचते हैं कब तुम्हारे घर में फूट पड़े, कि मैं जाऊं और एक पक्ष का, एक और जो अगर तुम्हारे घर में कोई झगड़ा विवाद फूट पड़ता है तो दूसरी ओर मिलकर और तुमको अलग कराकर तुम दोनों को तोड़कर खत्म कर दे और हम राजा बन जाए, मालिक बन जाए। तो देखो वही होता है। अंग्रेज पहले से ही सोच रहे थे कब मुझे मौका मिलता, कब मुझे मौका मिले कि इस मराठा साम्राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करें। आंतरिक कहने का मतलब है घर का मामला। अगर मराठा सब है तो इसके घर के मामले में कब हम जाकर हस्तक्षेप करके पकड़ के उस सबके पकड़ जुकड़ के पीट पाट के हटाकर और हम गद्दी ले लें, कंट्रोल कर लें। ऐसे मराठा का पहले से ही सोच था, मराठा का नहीं अंग्रेजों का सोच था कि हम मराठा के घर में कैसे घुसकर इसके घर को तोड़े। मौका कहाँ मिला? रघुनाथ राव ने मौका दे दिया। रघुनाथ राव देखो, उस टाइम अंग्रेजी सेना 3 भाग में बटी हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान से देखो, उस टाइम जो अंग्रेजी सेना थी वो 3 भाग में बटी हुई थी। एक थी मद्रास, एक मद्रास की सेना थी, इसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था, मद्रास की सेना थी। दूसरा बंगाल, और तीसरा यहां पे था बॉम्बे। तीसरा था बॉम्बे। 3 प्रकार से भारत में शुरुआती दौर में अंग्रेजों का 3 गुट था। एक बंगाल का था, और बंगाल के जो गवर्नर, बंगाल के जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, बाद में चलकर इस गवर्नर जनरल को जो बाद में चलकर जो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसके थ्रू क्या किया जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर बढ़ा दी जाती है। बंगाल के गवर्नर जनरल था, इसके पावर बढ़ाकर इसको सिर्फ बंगाल तक ही नहीं पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। कहा जाता है कि देखो अब जो बॉम्बे हो गया, बॉम्बे देखो शुरुआती दौर में बॉम्बे का गवर्नर अलग था, मद्रास का गवर्नर अलग था, और बंगाल का गवर्नर अलग था। लेकिन बाद में किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर था बंगाल का, उसके पावर बढ़ाकर और उसको भारत का गवर्नर बना दिया गया, मतलब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखो यहाँ का गवर्नर हो गया, कहने का मतलब है कि दोनों गवर्नर का कंट्रोल बंगाल के गवर्नर के पास आ गया। अब जैसा बंगाल का गवर्नर बोले वैसे इन दोनों को करना है, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को करना है, उसके अधीन ला दिया गया। ये था रेगुलेटिंग एक्ट के बात है, रेगुलेटिंग एक्ट के बात है। लेकिन ध्यान देना, ये जो बॉम्बे था, अब बॉम्बे में जो यहाँ पे था, यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करता हूँ, जो यहाँ पे जो इसका प्रांत था, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कौन था, मराठा। तो अब कहानी फिर लौटती है। अब रघुनाथ राव की बात समझो। रघुनाथ राव जब यहाँ पे उसको पेशवा का गद्दी नहीं मिलता है तो हाथ जोड़कर कहाँ चला जाता है, इस अंग्रेजों के पास। कौन सा अंग्रेज? जो बंगाल में, जो बॉम्बे में, उसका जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, जो बॉम्बे में बैठा हुआ था गवर्नर, उसके पास जाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए। और पहले से अंग्रेज फिराक में थे कि मौका कब मिले, कब हमको मौका मिले कि इसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करके हम अपना रोटी सेक पाए। क्या होता है, वही होता है ना कि पड़ोसी इंतजार में होता है कि कब मामला फंसे कि हम जाएं और खड़ा होकर और अपना रोटी सेक पाए जो तुम्हारे खिलाफ है।
वही यहाँ पर अंग्रेज पहले से उनको पता था कि हमको अब डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मौका कहाँ, रघुनाथ राव ने मौका दिया। अब अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारी ऐसी मदद नहीं करेंगे, एक संधि करनी पड़ेगी तुमको। भाई अगर मान लो तुमको मैं पेशवा बनाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो रघुनाथ राव ने कहा, अब तो रघुनाथ राव तो चक्कर में पड़ गए, अब इनको इसको क्या दें? तो रघुनाथ राव ने कहा कि सरकार क्या चाहिए? तो उसने कहा रघुनाथ राव से, ये जो तुम्हारा एक दो जो क्षेत्र है, बेसिन का क्षेत्र है, सालसेट का क्षेत्र है, ये हमको दे दो, ये हमको बहुत जरूरत है। जरूरत क्यों पड़ रहा था? जरूरत पड़ रहा था क्योंकि उस टाइम मैसूर के साथ युद्ध लड़ रहा था। ध्यान देना, 1700 मैं तुमको बता रहा हूँ 1780 से लेकर 1784 तक, एक तरफ 1780 से लेकर 1784 तक ध्यान रखना, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ये कहानी मैं तुमको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लेकिन डेट याद रखना क्योंकि यहाँ मैं उसको लिंक करने वाला हूँ। ठीक है, 1780 से 84 तक युद्ध चल रहा था एक तरफ मैसूर के साथ। अब यहाँ आओ, रघुनाथ राव ने जहाँ, और रघुनाथ राव ने बम्बे सरकार के अंग्रेजों से सहायता मांगी। जो बम्बे सरकार का मतलब है जो बम्बई का सरकार था, बम्बई का सरकार का मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था। अब बम्बे सरकार कहने का मतलब है कि ना ही मद्रास की सरकार और ना ही बंगाल की सरकार, बम्बे सरकार। देखो अब संधि की, अब कौन सी संधि होती है? सूरत की संधि होती है, सूरत की संधि। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहायता की वादा किया और कहा, अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम मुझे सालसेट का क्षेत्र दे दो और बेसिन का क्षेत्र दे दो। ये जो दोनों जो क्षेत्र है तुम्हारे कंट्रोल में है, ये दोनों क्षेत्र मुझे दे दो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। अब किस प्रकार से मदद करूंगा? तो अंग्रेजों ने कहा कि मैं अपनी सेना भेजूंगा तुमको लड़ने के लिए, लगभग 2500 सेना भेजूंगा तुम्हारे साथ, और जाकर तुम उस नाना फडणवीस को पीट कर, उस जो माधवराव पेशवा बना उसको पीट कर हटाकर तुम अब गद्दी पर बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो इसको समझ में आया, जो रघुनाथ राव था इसका दिमाग चलने लगा, वाह वाह ये तो सपना देखने लगा, अब तो गद्दी मुझे मिलने वाली है, अब तो अंग्रेजों का सपोर्ट हो गया, आधुनिक हथियार आएंगे, प्रशिक्षित ट्रेनिंग लिए हुए सेना आएंगे, अब तो मैं जीत जाऊंगा। और सूरत की संधि होती है यहाँ पे, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में जो संधि होती है, इस संधि को हम कहते हैं सूरत की संधि। और सूरत की संधि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संधि मराठा साम्राज्य के साथ नहीं हुआ था। भाई ध्यान रखना, ये संधि किसके साथ होता है? एक संधि एक मराठा साम्राज्य के, मराठा राज्य के एक सरदार, एक विद्रोही, एक षड्यंत्रकारी रघुनाथ राव के साथ होता है और अंग्रेजों के साथ होता है। यह ऑफिशियल संधि नहीं है, ऑफिशियल संधि होगा सालबाई की संधि, मैं तुमको आगे बताऊंगा। 1782 ईस्वी की सालबाई की संधि मैं तुमको बताऊंगा, वह होता है मराठा साम्राज्य के बीच में, अंग्रेजों के बीच में। यह संधि तो आपसी संधि, तीन लोगों के बीच में आपसी संधि थी कि हम कैसे इसको डील करें। और देखो अब रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में संधि हो गई, बात हो गया कि नहीं अब ठीक है हम इस पे काम करेंगे, और दोनों के बीच में संधि तो हो जाती है, लेकिन संधि अब तो अंग्रेजों के ऊपर जिम्मेवारी हो गई कि कैसे हम क्या करें। अब हम मराठाओं के खिलाफ कैसे काम करें, क्योंकि मराठा अपने आप में सुसज्जित था, अपने आप में काम कर रहा था, मराठों के खिलाफ हम कैसे काम करें। इसको देखते हुए आज जो नाना फडणवीस थे, ये नाना फडणवीस बहुत ही समझदार थे। नाना फडणवीस, उनको पता था कि रघुनाथ राव जैसे व्यक्ति को अगर हम बना दिए, अगर यहाँ पे पेशवा बनते हैं तो हमारा साम्राज्य ऑलरेडी बिखर जाएगा। रघुनाथ राव जैसे लोगों की वजह से हमारा साम्राज्य, हमारा जो इच्छा है, हमारा जो स्वप्न है, कभी पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि इन लोगों को मानना था कि भारत पे हम तो राज्य करेंगे, मतलब भारत पे, पूरा उत्तर भारत हम लोग के कंट्रोल में आएगा, ऐसा नाना फडणवीस का पहले से मानना था। उन्होंने नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव का विरोध किया और माधवराव था, नारायण राव का बेटा था, तो माधवराव नारायण को पेशवा बनाया गया। और नाना फडणवीस ने मराठा राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा शक्ति को संगठित किया, और मराठाओं ने रघुनाथ राव के दावे को स्वीकार नहीं किया, मतलब खारिज कर दिया। मराठाओं ने कहा कि नहीं, तुम्हारा दावा उस लायक नहीं है कि मैं तुमको पेशवा की गद्दी पे, प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठा पाऊं। देखो यही है नाना फडणवीस, इनको ध्यान रखना। कुछ चीजें हैं, तुम देखो, तुम पढ़ाई करो, मैं तुमको बता रहा हूं सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ जो पिक्चर्स है, जो इमेज है, जो इमेज है, तो तुम इमेज को भी ध्यान रखोगे तो तुम्हारा दिमाग में एक ऐसे बैठेगा जैसे तुम फिल्म देख रहे हो। अब फिल्म में क्या होता है, इमेज, बहुत सारे फोटो होते हैं और बहुत सारा फोटो एक रफ्तार से चलता है, तो तुमको लगता है कि नहीं वो फोटो ही है जो एक सीक्वेंस में, एक स्पीड में आगे बढ़ता है, तो तुमको पिक्चर समझ में आता है, फिल्म तुम देखते हो। ठीक है, तो वही समझो यहाँ पे जो फोटो देखोगे तुमको दिमाग में आएगा कि नाना फडणवीस कौन थे।
रघुनाथ राव कौन था, नारायण राव कौन था, शिवाजी कौन थे, तमाम चीज़ तुम समझ पाओगे। जैसे पिक्चर, एक कहानी चल रहा है, मैं तुमको एक कहानी बता रहा हूँ, और कहानी तुमको कहानी का तरीका सोचना है, तुम्हारे दिमाग में विजुलाइज होना चाहिए कि मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मराठा और अंग्रेजों की किताब खोल कर नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे एक पिक्चर देखनी है। और पिक्चर चल रहा है, कौन सा पिक्चर है, मराठा और अंग्रेजों की लड़ाई की पिक्चर है। और पिक्चर में क्या हो रहा है, एक तरफ नाना फडणवीस, दूसरी तरफ अंग्रेज, एक तरफ रघुनाथ राव की षड्यंत्र नीति। जैसे पिक्चर में क्या होता है, कोई घर का ही भेदी लंका ढाता है। पिक्चर में क्या होता है, उस घर का ही कोई धोखेबाज होता है, और हीरो का चाचा का बेटा हो गया, या मामा का बेटा हो गया, या फूफा का बेटा हो गया, वो क्या करता है, गुंडों से मिल जाता है, कॉल कर देता है कि हाँ हीरो ऐसा काम कर रहा है, तुम इसके खिलाफ ये काम करो। वही होता है। तो पिक्चर यहाँ चल रहा है। पिक्चर में तुमको क्या देखना है, तुमको यही देखना है कि जब मैं बता रहा हूँ तो तुम सोचो, दिमाग में विजुलाइज करो कि अंग्रेज किस प्रकार आए हैं और रघुनाथ राव उनसे जाकर मिला, और सूरत में दोनों के बीच में एक संधि होती है, एक मिलाप होता है। और फिर अंग्रेजों ने बोला कि तुमको ऐसे करना है, तुमको सालसेट का क्षेत्र मुझे दे देना है। और रघुनाथ राव को क्या मिला, तो सेना मिला। अब रघुनाथ राव और अंग्रेज दोनों मिलकर अब जा रहे हैं लड़ाई करने। माधवराव जो बच्चा, छोटा सा बच्चा है, गद्दी पर बैठा हुआ है। अब इस छोटा सा बच्चा के खिलाफ में जाकर ये लोग जाएंगे, ये बच्चा के खिलाफ में जाकर इन लोगों को पीटेंगे। तो ऐसा सोचोगे, ऐसा समझोगे, दिमाग में ऐसा तुम्हारा चलेगा हाँ कि ये एक क्लास नहीं है, एक पिक्चर चल रहा है। और पिक्चर कौन सा, मराठा साम्राज्य का पिक्चर है। तो तुमको क्लास में तुम विजुलाइज करोगे, दिमाग में बैठेगा। और ऐसे सिर्फ पढ़ोगे तो दिमाग में नहीं आने वाला है। तो अपने पढ़ने का तरीका चेंज करो, विजुलाइज करो। जैसे तुमने पढ़ा कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने रघुनाथ राव को विरोध किया, तो तुम सोचो, दिमाग में आना चाहिए कि हाँ नाना फडणवीस हैं और बहुत सारे सरदार हैं। एक तरफ रघुनाथ राव है और नाना फडणवीस इस रघुनाथ राव को धिक्कार रहे हैं, बोल रहे हैं कि तुम उस लायक नहीं हो, गद्दी पर बैठोगे। ऐसे सोचोगे, माइंड में तुम्हारा चलेगा, पिक्चर चलेगा, फिर तुम अच्छे से समझ पाओगे, दिमाग में इतिहास को रख पाओगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे पढ़े बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर इतिहास समझ नहीं आता, इतिहास उनको पढ़ाना सिर्फ बोरिंग लगता है क्योंकि इसमें फैक्ट है और कुछ नहीं है। अरे इतिहास में सिर्फ फैक्ट नहीं है, ठीक है तुमको सूरत की संधि भी याद, ठीक है तुमको अगर ठीक है तुमको सूरत की संधि 1775 का याद नहीं हो रहा, याद मत करो अभी याद। अभी तुम इतना ध्यान रखो कि सूरत की संधि किसके बीच में हुआ, नारायण राव, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में हुआ। इतना तुम ध्यान रखोगे, बाद में अगर तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया कि सूरत की संधि किसके बीच में हुआ था और क्यों हुआ था, लेकिन उसके बाद तुम याद करो कि कब हुआ था। ठीक है, ऐसे पढ़ाई करोगे तो तुम इतिहास में एक अच्छा नॉलेज गेन कर पाओगे। फिर तुमको इतिहास बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। पिक्चर देखो, नाना फडणवीस का पिक्चर देखो, दिमाग में बैठाओगे नाना फडणवीस कैसे दिखते थे। उसके बाद तुम देखो, पढ़ाई का तरीका तुम लोगों को बदलना पड़ेगा। अगर तुम लोग पढ़ाई का तरीका नहीं बदलोगे तो तुमको इतिहास बोरिंग लगेगा, और बोरिंग सब्जेक्ट जब लगता है तो आदमी कुछ भी हो, बुक हो, तुरंत बंद करके रख देता है। वही तुमको एक पिक्चर दिखाया जाए, फिल्म दिखाया जाए, तो तुम क्या करोगे, फिल्म मजे से देखोगे। अब देखो, अगर मैं बात करता हूं कि अंग्रेज और मराठा का संघर्ष की शुरुआत होती है, तो संघर्ष में क्या है, एक तरफ मराठा है, एक तरफ मराठा और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना। अब तुमको दिमाग में तुम्हारा क्लिक करना चाहिए कि देखो, एक तरफ से मराठा साम्राज्य, एक तरफ से मराठा राज्य के जो नवाब हैं, मराठा राज्य के जो पेशवा हैं वो आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पेशवा और दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना के अधिकारी हैं। अंग्रेजी सेना आ रहा है, जो अंग्रेजी सेना है, तो दोनों के बीच में कैसे लड़ाई स्टार्ट होता है, ये वार होता है। इस वार को तुम दिमाग में रखो, ठीक है। अगर ऐसे तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग में और क्लियर कट आएगा। देखो, सूरत के संधि के बाद अंग्रेजों ने मराठा राजनीति में हस्तक्षेप किया, करना ही था अंग्रेजों का, क्योंकि क्या था, अब तो उन्होंने कर लिया था, मानडोली कर लिया था रघुनाथ राव से कि रघुनाथ राव ने सालसेट का क्षेत्र, बेसिन का क्षेत्र देने का वादा किया था। अंग्रेजों के पास कुछ विकल्प था ही नहीं, अब तो लड़ना ही था। और अंग्रेजी सेना और मराठा सेना के बीच में संघर्ष शुरू होता है। और मराठा पक्ष में देखो, महादजी सिंधिया जो मराठा ओर से लड़ रहा था, जो सबसे आगे, मैंने तुमको बताया था कि जो मराठा साम्राज्य था, मराठा परिवार था, उसमें भोसले भी थे, सिंधिया भी था, होलकर भी थे, बहुत सारे लोग थे। तो तुमको ध्यान का रखना है, जो इस लड़ाई में, जो युद्ध में जो मराठा शक्ति का नेतृत्व कर रहा था वो कौन था, तो महादजी सिंधिया कर रहा था। और पश्चिम भारत में अंग्रेजों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना। देखो, शुरुआती दौर में जो इस सेना थी, अंग्रेजी सेना, देखो जो हो गया 3 प्रांत है, यहाँ पे मद्रास, यहाँ पे बंगाल, यहाँ पे बम्बई। तो शुरुआत में
जब ये मांडोली हुआ तो बम्बे के साथ हुआ, जो बम्बे सरकार था, अंग्रेजों का सरकार था बम्बे सरकार, इसके साथ रघुनाथ राव ने मांडोली की, और मांडोली करने के बाद युद्ध के स्टार्ट की। और बम्बे सरकार के जो अधिकारी थे, सैनिक थे, उन्होंने मिलकर और क्या किया, पेशवाओं के खिलाफ में युद्ध लड़ दिया। लेकिन इनकी सेना इतनी मजबूत नहीं थी। अब एक तरफ ध्यान दो, पूरा मराठा शक्ति, एक तरफ महादजी सिंधिया की सेना आ रहा है, और दूसरी तरफ अंग्रेजों का एक छोटा सा प्रांत बम्बे सरकार, और वहां का एक गवर्नर जनरल, एक गवर्नर है, उस गवर्नर का एक छोटी सी टुकड़ी सेना का, और वह लड़ने आ रही है। किससे लड़ने आ रही है? उस सेना से लड़ने आ रही है जो पूरे भारत पर राज्य करने का स्वप्न देखता है। वह सेना से लड़ने आ रही है जो उत्तर भारत पर कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जो मुगलों को कई बार, जो शिवाजी ने औरंगजेब को कितनी बार चुनौती दी, लेकिन औरंगजेब शिवाजी को मौत के घाट उतार नहीं पाया, नतमस्तक हो जाता था शिवाजी के सामने, क्योंकि शिवाजी के पास पावर थी। और शिवाजी के साम्राज्य, शिवाजी के जैसे संस्थापक, जिसने शिवाजी जैसे संस्थापक और जिसने इस साम्राज्य की स्थापना की, उससे लड़ने के लिए एक छोटी सी टुकड़ी जाएगी तो जीत पाएगी? बिल्कुल जीत, बहुत मुश्किल था, बहुत चुनौती था इन लोगों के साथ में। और वहीं होता है युद्ध की शुरुआत होती है। लेकिन युद्ध की शुरुआत में अंग्रेजी सेना अब यहाँ पे हार रही थी। अंग्रेजी सेना के पास कुछ विकल्प था ही नहीं, अंग्रेजी सेना के पास कोई विकल्प था नहीं। अंग्रेजी सेना अब हारने के कगार पर पहुंच गई थी। और जब अंग्रेजों को लग गया कि नहीं, शुरुआती दौर में अंग्रेजी सेना को मराठाओं ने इतना पीटा कि अंग्रेजी सेना को समझ में आ गया, अब हमें जीतने की अब मैं जीत नहीं पाऊंगा, अब मेरी वैसी हालात नहीं है कि हम जीत पाएंगे। अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे अंग्रेजों समझ चुके थे कि अब बिल्कुल नहीं, अब हमारे बस की बात नहीं है। और उन्होंने बड़गांव की संधि की। कब की? 1779 ईस्वी में बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि, बड़गांव की संधि, ध्यान देना। उसके बाद से जो संधि होता है उसको होता है बड़गांव की संधि। ध्यान दो, अब बड़गांव की संधि में क्या होता है, एक तरफ अंग्रेज, देखो ये है, इसका नाम है अंग्रेज। ये अंग्रेज है जो कहाँ के? बम्बे का, जो अंग्रेजों का बम्बे सरकार, अंग्रेज इसको बम्बे सरकार कहते थे, बम्बे सरकार, क्योंकि उनका 3 सरकार था, एक था बम्बे में, एक था मद्रास में और एक था बंगाल में। तो जो मराठा था, सिंधिया था, इसके सामने झुककर पैर के पास आकर, देखो कैसे पैर के पास है, और एक सिग्नेचर कर रहा है, एक साइन कर रहा है कि हमको माफ कर दो, गलती हो गई, हमने आपके खिलाफ लड़ा। और युद्ध में जितने चीजें आपका जो भूभाग है, और सूरत की संधि में जो अंग्रेजों को मिला था, जैसे सूरत की संधि में क्या मिला था, जो रघुनाथ राव है, इसने बेसिन का क्षेत्र दे दिया था, सालसेट का क्षेत्र दे दिया था, तमाम जो क्षेत्र रघुनाथ राव ने उठाकर दे दिया था अंग्रेजों को, वो क्षेत्र अंग्रेजों को वापस करना पड़ा और हाथ जोड़कर माफी मांगना पड़ा कि हम आपसे नहीं लड़ेंगे। देखो, जब बड़गांव की संधि होती है तो मराठा सेना ने अंग्रेजों सेना को बड़गांव में घेर कर आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। अब कोई विकल्प ही नहीं था। अंग्रेजों को अपनी पूर्व प्राप्ति, जो पहले से जो मराठा का जो क्षेत्र इन्होंने लिया हुआ था, उसको छोड़ना पड़ा और सूरत की संधि के लाभों को त्यागना पड़ा। कि सूरत की संधि जो 1775 में जो सूरत की संधि हुई थी रघुनाथ राव के साथ, और सूरत की संधि में रघुनाथ राव ने उठाकर जो सालसेट का क्षेत्र दे दिया था, उस क्षेत्र को वापस करना पड़ा और मराठाओं की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन हुआ। बड़गांव की संधि अंग्रेजों की पराजय की संधि थी। बड़गांव की संधि कब होती है, ध्यान रखना, 1779 ईस्वी में होती है बड़गांव की संधि। अब देखो, एक खबर का जो एक खबर है, खबर कहाँ पहुंचता है? अब एक खबर पहुंचती है कंपनी की हार। अब कंपनी की जब एक तरफ कंपनी की सेना हार जाती है तो खबर पहुंचता है सीधे बंगाल, क्योंकि बंगाल का जो उस टाइम गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। बहुत पावरफुल था, बहुत कूटनीतिक था। उस आते आते बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। मैंने बंगाल विजय में तुमको पढ़ाया था, तुमको बताया था कि 1772 में इसने आया और 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया और 73 में इसने रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से पावर को कंट्रोल करता है। इसका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। बहुत योग्य, बहुत ही कूटनीतिक वाला व्यक्ति था और बंगाल विजय में इसका सबसे बड़ा योगदान है। ये बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। और बंगाल का गवर्नर जनरल का मद्रास के गवर्नर जनरल पे और बम्बई के गवर्नर जनरल पे प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। अब देखो, जब खबर जाता है, अंग्रेजों का खबर जाता है इसके पास में कि हमारी सेना हार चुकी है, हमारी सेना वहां पे नतमस्तक हो चुकी है, फिर इसने अपनी सेना को बनाता है। अब सोचता है कि हम कैसे हार गए, हमको हराने वाला कौन है, और वहां से अपनी सेना दल लेकर कहां पहुंचता है?
बम्बे पहुंचता है। अब बम्बे पहुंचकर जो बम्बे के जो गवर्नर ने सिग्नेचर किया था बड़गांव की संधि, उस संधि को मानने से इनकार कर देता है। कहता है कि नहीं, ये संधि किसी चीज़ की नहीं है, बड़गांव की संधि की शर्तों को खारिज कर देता है। बोलता है कि नहीं, वारेन हेस्टिंग्स कि तुम कौन हो तो संधि करने वाले, संधि हम करेंगे, तुम्हारे मालिक हम हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसने हमको शक्ति दिया हुआ है कि भारत में जो भी संधि करना मैं करूंगा, तुम कौन होते हो। और बड़गांव की संधि को अंग्रेजों ने खारिज कर दिया और फिर युद्ध की शुरुआत होती है। बात समझो, अब युद्ध की शुरुआत होती है। एक तरफ 1780 था, 80 दशक था जब वारेन हेस्टिंग्स युद्ध की शुरुआत करता है। और ध्यान दो, 1780 से ही लेकर 1784 तक एक तरफ अंग्रेज कहाँ लड़ाई कर रहे थे, हैदर अली के साथ मैसूर में लड़ाई कर रहे थे। कहाँ, मैसूर। अब दोनों समय एक ही था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स अब लड़ा यहाँ पे, अंग्रेज मराठाओं से लड़ा, लेकिन इसको लड़ने में समझ में आ गया कि हमारी सेना छितरा गई। छितराने का मतलब है दो गुट में बट गई सेना। एक तरफ इसकी सेना वारेन हेस्टिंग्स की सेना मैसूर में लड़ रही थी, दूसरी तरफ ये सेना मराठाओं से लड़ रही थी। अब इसने कूटनीति का इस्तेमाल किया। अब कहा कि नहीं, अब मराठाओं को हराना हमारे लिए सही नहीं होगा, अब मराठाओं से दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि अगर मराठा, कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पे अंग्रेजों का दुश्मन मराठा, अंग्रेजों का दुश्मन मैसूर, और मैसूर और मराठा आपस में मिल जाते तो ना मैसूर को हरा पाता अंग्रेज और ना मराठा को हरा पाता अंग्रेज। तो यहाँ पे वही होता है। वारेन हेस्टिंग्स ने कूटनीति का इस्तेमाल किया। उसने क्या की, कहा कि नहीं, अब हम मराठाओं से संधि करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध करना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अगर युद्ध करने जाऊंगा तो हाथ से मैसूर निकल जाएगा, क्योंकि मैसूर के साथ हैदर अली बहुत योग्य था। हैदर अली के साथ लड़ाई हो रही थी, मैंने तुमको पिछली क्लास में मैसूर विजय पढ़ा चुका हूँ। अब मत बोलना कि सर मैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का है, कब हुआ, कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि कौन है, मद्रास की संधि कौन है, तो तुमको क्लियर होना चाहिए, मंगलौर की संधि कौन है, हर चीज़ तुमको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ देखो, अब अंग्रेजों ने युद्ध जारी रखा, लेकिन अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि नहीं, अब हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पश्चिम भारत में अभियान चलाया और अहमदाबाद पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बेसिन पर भी अंग्रेजों का अधिकार। शुरुआती दौर में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में समझ में आ गया इन लोगों को नहीं, युद्ध को ज़्यादा जारी रखना हमारे लिए ठीक नहीं है। अंग्रेज भी सोच रहे थे कि देखो, युद्ध को ज़्यादा खींचना सही नहीं है, क्योंकि अंग्रेज की सेना दो भागों में बढ़ चुकी थी और इसी समय मराठा सेना भी कमजोर पड़ती जा रही थी। अब दोनों ने मिलकर अब सहमति बनाने की कोशिश की। देखो, अब हम लोग आपस में संधि कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो सिंधिया था, सिंधिया परिवार था, भी कमजोर पड़ रहा था और अंग्रेजों को भी युद्ध खींचने के मूड में लंबा था नहीं अंग्रेज, क्योंकि अगर युद्ध लंबा खींचता तो दोनों ओर की सेना पराजित हो जाती, उसके बाद अंग्रेजों के पास कुछ बचता नहीं। 1781 का संघर्ष हुआ और महादजी सिंधिया अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे और सिपरी के युद्ध 1781 में होता है। सिपरी के युद्ध में सिंधिया को अंग्रेजों के से पराजय मिली, मतलब सिंधिया अंग्रेजों से हार गया। सिंधिया परिवार था जो मराठा का सबसे नेतृत्व कर रहा था, वो अंग्रेजों से हार गया और युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों पक्षों में समझौता की स्थिति बनी और अंततः सालबाई की संधि होती है। कौन सी संधि? सालबाई की संधि 1782। ध्यान रखना, कुछ याद ना हो, सबसे महत्वपूर्ण संधि है, सबसे महत्वपूर्ण संधि है सालबाई की संधि 1782। देखो, वही ये दौर था जब एक तरफ हैदर अली लड़ रहा था, दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना हैदर को पराजित करके मैसूर कंट्रोल करने की इच्छा लिया हुआ था। और यहाँ पे सालबाई की संधि, क्योंकि यहाँ पे सिंधिया परिवार जब हारा तो अंग्रेजों का था कि नहीं, इनको पूर्ण रूप से अब ऐसा हमको नहीं दिखाना है कि इनको लगे कि अगर मैं पराजित हो गया तो तुमने मेरे सारे संपत्ति हड़प लिया। अंग्रेजों ने इनके साथ सालबाई की संधि करता है और अंग्रेजों की कूटनीति देखो, अंग्रेजों ने कहा कि तुम हो, देखो हम तुम्हारे जितने भी भूभाग हैं, जिस भूभाग को मैंने कंट्रोल किया है, भूभाग तुमको वापस दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखो अब हारा क्या ना करता भाई। जब सिंधिया परिवार हार चुका था तो अंग्रेजों का बात मानना ही था, तो अंग्रेजों ने कूटनीति किया, कहा कि देखो आज से 20 साल तक हम शांति की संधि करते हैं, ना तुम हमारे खिलाफ लड़ाई करोगे ना मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करूंगा, हम शांति से रहेंगे 20 साल तक। मतलब 1800 नहीं, इसको मिटाओ, 1782 से लेकर 20 साल, मतलब 20 साल तक संधि हमारे जो 1802 तक, इन्होंने कहा कि 20 साल तक 20 ईयर्स तक हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। ये संधि होती है दोनों के बीच में, सालबाई की संधि। और इन्होंने देखो, अंग्रेज सोच चुके थे कि 20 साल, अब 20 साल तक संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद इनको क्लियर हो गया
कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं मैसूर के साथ आराम से लड़ सकता हूँ। इनको पता था। देखो अंग्रेजों ने कितना कूटनीति दिखाई। 1799 तक तो मैसूर से लड़ते रहे और अंततः मैसूर को जीत लिया। और उसके बाद जैसे ही 1802 बीता, मतलब 20 साल बीता, 20 साल के समय पास हुआ, उसके बाद से इनका अंग्रेजों के साथ द्वितीय आंग्ल और मराठा युद्ध की शुरुआत होती है। अंग्रेज बहुत ही कूटनीतिक थे। ये हमारे देश के जो राजा थे समझ नहीं पा रहे थे कूटनीति। और देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो अंत हो गया और माधवराव नारायण को, जो माधवराव नारायण था उसी को पेशवा बनाया गया, स्वीकार कर लिया गया। क्योंकि स्वीकार करना था कि वो महादजी सिंधिया से संधि होती है तो उसमें कहा गया कि ठीक है तुम्हारा पेशवा मैं तुम्हें बनाता हूँ, लेकिन जो रघुनाथ राव है जो शुरू से अंग्रेजों का साथ दे रहा था, इसको पेंशन दो भाई, इसको पेंशन दो। तो उसको पेंशन देने की बात हो गई और अंग्रेजों ने कुछ जीते हुए मराठा क्षेत्रों को वापस कर दिया और सालसेट पर अंग्रेजों का अधिकार बना रहा। कहा कि नहीं, अंग्रेजों ने कहा कि जो सालसेट है मैं तुमको नहीं दूंगा, कि बहुत ही एक तो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था और दोनों के बीच में शांति की संधि होगी। कितनी साल की शांति? 20 साल की शांति की संधि हो गई। 20 साल तक हम तुम्हारे क्षेत्र में टांग नहीं अड़ाएंगे। और उसके बाद से अंग्रेजों को मौका मिल गया, अब जाकर मैसूर से आराम से हम मैसूर में लड़ाई करते हैं, टीपू को हैदर को देखते हैं, ऐसा अंग्रेजों को मौका मिल गया। तो इस प्रकार देखोगे तो संधि के बाद से देखो सलबाई की संधि लगभग 20 साल तक शांत रही और उसके बाद से युद्ध का समाप्त होता है। युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ, क्योंकि अंग्रेज इस युद्ध के बाद फ्री हैंड मिल गया उनको कि अब मराठाओं से किसी प्रकार की लड़ाई की कोई समस्या नहीं रही और अंग्रेज मराठाओं को निर्णायक रूप से पराजित नहीं कर सके थे। इसको पराजय नहीं बोलते हैं, क्योंकि देखो सिंधिया परिवार हारा था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मराठा साम्राज्य के परिवार थे अभी भी अलग अलग क्षेत्र में थे, वो आते लड़ाई होता है। मराठाओं ने अपनी राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति दिखाई और अंग्रेजों को मराठाओं के साथ समझौता करना पड़ा और अंग्रेजों को सालसेट जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र का लाभ मिला और सलबाई की संधि ने लंबे समय के लिए अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में शांति स्थापित कर दी। इस प्रकार तुम देखोगे कि एक युद्ध की समाप्ति होती है। लेकिन ध्यान दो, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो टारगेट क्या है, बीपीएससी में तुमको अच्छा नंबर से पास कराना, प्रीलिम्स के एग्जाम हो या मेंस के एग्जाम। तो देखो क्वेश्चन देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? ध्यान दो, 1775 से लेकर 1782 में सालबाई की संधि से युद्ध की समाप्ति होती है। ध्यान दो, सूरत की संधि किससे संबंधित था? टीपू नहीं, हैदर अली नहीं, नाना फडणवीस नहीं, कौन था? धोखेबाज था, नारायण राव। कब की? 1775 में की। कौन सी संधि है? सूरत की संधि। आगे नेक्स्ट देखो, बड़गांव की संधि कब हुई? बताओ। 75 में हुई? बिल्कुल नहीं। 81 में? बिल्कुल नहीं। 82 में? बिल्कुल नहीं। कब हुई? 79 में हुई बड़गांव की संधि, जिस संधि को अंग्रेजों की हार की संधि कहते हैं, अपमानजनक संधि कहते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुई? बड़ा सालबाई की संधि। कब हुई? 1782 में हुई सालबाई की संधि। इस संधि से तुम देखो, तुम वीडियो को पॉज कर दो, खुद आंसर देने का प्रयास करो कि तुम आंसर दे रहे हो कि नहीं, तुमको समझ आ रहा है कि नहीं, कि मैंने जितना पढ़ाया उसके हिसाब से तुम आंसर देने में सक्षम हो कि नहीं हो। देखो ये हो गया आज का मेंस का क्वेश्चन, जो तुम्हारे लिए मेंस का क्वेश्चन इस टॉपिक से। मेंस का क्वेश्चन हो गया तुम लोगों के लिए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठाओं की आंतरिक राजनीति में अंग्रेजों के हस्तक्षेप का परिणाम था। इस कथन के संदर्भ में युद्ध के कारणों, प्रमुख घटनाओं एवं सालबाई की संधि की मूल्यांकन कीजिए। अब तुम समझो, पहला पार्ट देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठाओं की आंतरिक राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अब तुमको पहले बताना है कि मराठाओं की आंतरिक राजनीति में अंग्रेजों का हस्तक्षेप कैसे हुआ, ये तुम बता दोगे। अंग्रेजों का हस्तक्षेप तुमको बता देना है, इसमें समझा देना है। उसके बाद तुमको बताना है कि इस कथन के संदर्भ में युद्ध के कारण क्या कारण थे। माधवराव था, नारायण राव था, रघुनाथ राव था, और रघुनाथ राव की जो पेशवा बनने की इच्छा थी उसके बारे में जिक्र कर देना। अब प्रमुख घटना कौन कौन सी थी? प्रमुख घटना थी सूरत की संधि, बताना इसमें, दिखाना सूरत की संधि हुई, फिर बड़गांव की किस प्रकार संधि होती है, तमाम चीज़ें बताकर फिर सालबाई की संधि के माध्यम से बता देना कि 20 साल के लिए शांति की प्रस्ताव रखा गया। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति होती है। ऐसे तुम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, अच्छा आंसर लिख सकते हो। और तुमको लिखना है लगभग 250 शब्द वर्ड में, 250 शब्द में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। देखो तुमको क्लास अच्छा लग रहा हो तो तुम क्लास वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों को सेंड करो, भेजो, बताओ कि सर पढ़ा रहे हैं और इनका टारगेट है बीपीएससी। मेन टारगेट है जो 73वीं बीपीएससी है, 73वीं बीपीएससी आने वाला है। तो तुम्हारा 73वीं बीपीएससी में तुम्हारा जो इतिहास का सिलेबस है
100% कंप्लीट हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। तुमको प्रीलिम्स का, मैं प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूँ, फिर मेंस को देखकर पढ़ा रहा हूँ कि मेंस में क्वेश्चन क्या आ सकता है। इंटरव्यू, अगर तुम प्रीलिम्स मेंस अगर क्वालिफाई कर जाओगे तो तुम्हारे माइंड में इतिहास को लेकर अच्छा एक मैप बन जाएगा, तुम इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो क्लास हमारी ऐसी बनी रहेगी, जारी रहेगी, क्योंकि इसके बाद से अब अंग्रेज़ों का, मराठाओं का अब दूसरा युद्ध होगा, और दूसरा युद्ध होगा सीधे 1802 के बाद 3 में स्टार्ट होगा, क्योंकि 1802 तक जिन्होंने शांति की संधि कर ली है तब तो युद्ध तो होने वाला नहीं है। अब अगला युद्ध होगा 20 साल के बाद, लेकिन हम लोग अगली क्लास में युद्ध देखेंगे। 20 साल इसके लिए रुकेंगे नहीं ना, अब रुक कर देखना है क्या कि 20 साल के बाद युद्ध होता है तो 20 साल के बाद हम देखेंगे, नहीं, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे किस प्रकार अंग्रेजों का मराठाओं का एक नया युद्ध की शुरुआत होता है, और 1818 की मराठा और अंग्रेजों का जो युद्ध होता है, आखिरी युद्ध होता है, उसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। फिर कहानी खत्म नहीं हो दोस्तों, अभी पिक्चर की शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ जानना है। मिलते हैं अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।